अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अब बिल्कुल ठीक हूँ। और सबसे पहले तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, क्योंकि आप सब लोगों ने मुझे बहुत अच्छा फ़ीडबैक दिया है लास्ट कुछ वीडियोस में मुझे। और काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट थी कि आप जो है ना एक डिटेल वीडियो बनाएं कि आप लोग है ना कनाडा कैसे आए हैं, वीज़ा आपको कैसे मिला या पीआर का प्रोसेस क्या है। तो आज जो है ना इस वीडियो में मैं ये सारी चीज़ें कवर करूँगी। आपको क्लियर हो जाएगा कि पीआर का प्रोसेस होता कैसे है, और इसके अलावा इस प्रोसेस में जो स्कोरिंग क्राइटेरिया है वो आपको कैसे मेंटेन करना है, ये सारी चीज़ें। और इसके अलावा मैं अपना भी आपको प्रोसीजर बताऊँगी कि हम लोग किस तरह से यहाँ से पहुँचे, सब कुछ बताऊँगी इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। सबसे पहले तो मैं आपको जो है ना जनरल इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि व्हाट इज़ एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम। ये सारा मैं आपको एक पीआर का प्रोसेस है वो बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं कवर कर लूँ कि एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम है क्या। तो एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम काफ़ी पुराना प्रोग्राम है जो काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है, और काफ़ी लोगों ने इससे जो है ना फ़ायदा उठाया है, और काफ़ी लोग इससे फ़ायदा उठा भी रहे हैं, और काफ़ी लोग फ़ायदा उठा चुके हैं। और जब तक ये प्रोग्राम चलता रहेगा लोग इससे फ़ायदा उठाते रहेंगे। एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम का जो मेन पर्पज़ है, यानी कि जो असल मकसद है, वो ये है कि आप लोग दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं, यानी कि आप लोग अपने घर में बैठे हुए पीआर के लिए ऑनलाइन अप्लाई करके और पीआर हासिल कर सकते हैं। क्या ये इतना ही आसान है, या फिर इसके लिए कोई इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है? तो जी नहीं, इसके लिए कोई इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि जो भी कॉस्ट होती है, जो भी खर्चा होता है, वो आपके अपने ऊपर होता है। कनाडा वाले आपसे कुछ नहीं लेते, लेकिन हाँ इनके कुछ स्कोरिंग क्राइटेरियाज होते हैं। और अगर आप उनके एलिजिबल क्राइटेरिया पे जो है ना पूरा उतरते हो, तो हर 15 दिन बाद या हर महीने में 2 बार तो वो लोग है ना ड्रॉ करते हैं। यानी कि एक्सप्रेस एंट्री का एक पूल होता है जो वो रन करते हैं रेगुलरली, और उसमें एक मिनिमम स्कोर लिमिट वो रखते हैं, और जो जो प्रोफाइल्स उस स्कोर को क्रॉस करती हैं तो वो लोग जो है ना उन प्रोफाइल्स को इनविटेशन लेटर भेजते हैं कि आप जो कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, और आप जो है ना एक्सप्रेस एंट्री में क्वालिफाई कर गए हो, अब नेक्स्ट प्रोसेस को फॉलो कीजिए। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है? अगले प्रोसेस में होता ये है कि आपको जो है ना अपनी डॉक्यूमेंट्स, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है डॉक्यूमेंट्स की, जो जो आपसे वो मांगते हैं, लाइक एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स हो गए, या आपका कोई एक्सपीरियंस है, या कुछ भी जो भी है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने हैं। उसके अलावा मेडिकल आपको करवाना है, वो भी आपको भेजना होगा, और इसके अलावा पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी भेजना होता है। तो मेडिकल जो है ना आप लोग कराची से करवा सकते हैं। मैंने जो है ना पाकिस्तान से करवाया था, कराची से, और 2 साल पहले करवाया था मैंने। उसकी कॉस्ट आई थी 45K। तो तब ये तब की बात है, अब तो ज़ाहिर है और भी ज़्यादा होगा। और इसके अलावा पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जहाँ भी आप रहते हो नियर बाय जो भी पुलिस स्टेशन आता है, वहाँ से जो है ना आप अपना पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेकर और उनको भेज देने हैं। तो ये सब आप भेज देंगे। उसके बाद वो आपकी जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो रिव्यू करेंगे। जब आपके एक बार डॉक्यूमेंट्स रिव्यू हो जाते हैं तो, और उनके हिसाब से वो सारी रिक्वायरमेंट जो भी है उनके हिसाब से होती है, तो फिर जो है ना आपको पीआर का लेटर आता है। उस लेटर में एक रिक्वेस्ट होती है कि आपकी जो है ना पासपोर्ट और फ़ोटोज़ वो भेजने होते हैं आपको। तो जो नेक्स्ट स्टेप है वो है VFS। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और ये जो है ना ये ऑर्गेनाइजेशन यूरोपियन कंट्रीज़, USA और कनाडा के वीज़ा प्रोसेस करवाती हैं, लाइक द सेंट्रलाइज्ड बॉडी। तो वहाँ पे जाकर आपको जो है ना बायोमेट्रिक्स करवानी है और पिक्चर्स निकलवानी है। प्लस आपको जो है ना अपने पासपोर्ट सबमिट करने होते हैं। उसके बाद वो आपको एक रिसिप्ट देते हैं। ये प्रोसेस हो जाएगा तो आपको वो एक रिसिप्ट देंगे। वो रिसिप्ट आपको बहुत संभाल के रखनी है, और
जब ये इसके बाद जब वीज़ा लग जाता है तो आपके पास एक मैसेज आता है कि यू कैन गो टू VFS एंड कलेक्ट योर पासपोर्ट्स। सो आपको वहाँ जाके अपने पासपोर्ट कलेक्ट करने होते हैं। उसमें आपको एक पैकेज मिलता है। उस पैकेज में आपके पासपोर्ट पे एक तो वीज़ा लगा होता है और सेकंड चीज़ होती है COPR लेटर, यानी कि कंफर्मेशन ऑफ PR। उसकी ना 2 कॉपीज़ होती हैं, ठीक है, और वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं, उसको भी आपको संभाल के रखना है। और फिर वहाँ पे आप जब कनाडा में लैंड करेंगे ना, तो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट जो होता है वहाँ पे आपको वो लेटर शो करना होता है। और साथ में आपको कोई एक ऐसी एड्रेस देनी होती है, क्योंकि यहाँ पे आके ये तो आपके पास PR का लेटर होता है ना, तो यहाँ पे आके आपको कार्ड भी मिलता है PR का, तो वो बहुत मैटर करता है। तो आपको एक ऐसी एड्रेस देनी है, लाइक आपका कोई फ्रेंड हो या कोई रिलेटिव हो या आपका कोई ऐसा जान पहचान वाला जहाँ का एड्रेस जो है ना परमानेंट हो, तो वो एड्रेस आप उनको देंगे ताकि वो आपका जो PR कार्ड है वहाँ पे भेज सके। उसके बाद वो जो है ना उस लेटर पे आपसे साइन लेते हैं और वो खुद भी साइन करते हैं और एक कॉपी वो अपने पास रखते हैं, एक आपको देते हैं। तो ये है वो सारा प्रोसेस। अब जो नेक्स्ट चीज़ है स्कोरिंग क्राइटेरिया। अब किन किन चीज़ों की बेस पर आपका स्कोर कैलकुलेट होता है वो मैं आपको बताने लगी हूँ। तो आजकल जो इनका स्कोरिंग क्राइटेरिया चल रहा है वो, अगर आपका 100 में से 67 पॉइंट्स बन जाते हैं तो आप जो है ना एलिजिबल हो जाते हो एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए। तो अब आप कहेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि कितने मार्क्स आए हैं, कितना स्कोर आया है। तो हर चीज़ के इन्होंने डिफरेंट क्राइटेरियाज रखे हुए हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि उनकी बेस क्या होती है, किस बेस पे आपका जो स्कोर है वो कैलकुलेट होता है, कौन सी वो चीज़ें हैं जो आपको वहाँ पे मेंशन करेंगे तो उसके बेस पे आपको वो स्कोर मिलेगा। नंबर फर्स्ट जो है वो है आपकी एज। तो जितना आप यंग होंगे उतना आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। जैसे जैसे आपकी एज 35 प्लस होती जाएगी तो आपको जो है ना मार्क्स कम मिलना शुरू हो जाएंगे। सेकंड चीज़ है आपकी एजुकेशन। एजुकेशन अगर आपने बैचलर्स की हुई है तो आपके चांसेस बहुत कम है, स्कोर आपको कम मिलेगा। लेकिन अगर आपने मास्टर्स या PhD की हुई है तो फिर जो है ना इट्स रियली वेरी गुड, क्योंकि आपको फिर बहुत बेनिफिट होगा। और नंबर थर्ड जो चीज़ है वो है IELTS। आपके IELTS का स्कोर जो बहुत मैटर करता है। IELTS का जो मिनिमम स्कोर है, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है ना, वो है 6। तो अगर तो आपका 6 बैंड आ जाता है तो आप जो है ना अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बता दूं आपको कि IELTS का जो आइडियल स्कोर है वो है 8777, लिसनिंग का 8 और राइटिंग, रीडिंग और स्पीकिंग का 777। तो अगर आपका ये स्कोर आ जाता है तो फिर तो आपको जो है ना बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी जो है ना स्कोर बनाने में। स्कोरिंग क्राइटेरिया आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। और बेसिकली IELTS का जो स्कोर है वो IELTS के जो मार्क्स होते हैं ना वो आपके स्कोर को बूस्ट करते हैं। तो इट्स रियली रियली हेल्पफुल। एक बार आप IELTS दे के देखिए, अगर अच्छा नहीं आता तो ट्राई करके सेकंड अटैम्प्ट कर लें। और नंबर फोर्थ जो चीज़ है वो है रिलेटिव्स। अगर तो आपका कोई ब्लड रिलेशन है कनाडा में, लाइक ब्रदर हो गया, बहन हो गई, भाई हो गए, या फिर मामू, चचा या खाला, इस तरह का कोई रिलेशन है कनाडा में आपका, तो फिर जो है ना आपको उसके भी बहुत ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं। तो फिर आपको करना क्या होता है कि आपको प्रूफ देना होता है कि गोया वो आपके ब्लड रिलेशन में है भी या नहीं, या आप ऐसे ही बोल रहे हो। दूर दूर का मैं नहीं कह रही, ब्लड रिलेशन जो करीबी रिश्ते होते हैं ना वो। तो ब्लड रिलेशन का फिर आपको प्रूफ देना होता है जो कि होता है FRC। तो वो आपको जो है ना नादरा से बनवाना होगा, तो वो आप दे देंगे उन्हें तो वो एक प्रूफ हो जाता है उनका। तो ब्लड रिलेशन के आपको बहुत अच्छे पॉइंट्स मिलते हैं और बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है आपको इसका। तो अगर आपका है तो आप बहुत लकी हैं, फिर मैं ये कहूँगी। उसके बाद आ जाता है आपका एक्सपीरियंस। तो जो वर्क एक्सपीरियंस है उसकी मैं बात कर रही हूँ। तो वर्क एक्सपीरियंस मिनिमम आपके पास 1 साल का होना चाहिए, यानी कि 1 ईयर का।
तो अगर तो आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, वर्क एक्सपीरियंस है, तो फिर जो है ना आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। और जितना ज़्यादा आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होगा उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। और इसके अलावा वो ये भी चेक करते हैं कि गोया कि आपके पास कोई कैनेडियन एजुकेशन है, यानी कि कोई एजुकेशन बैकग्राउंड है कनाडा में, या फिर आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस है कनाडा का, तो इसके भी आपको जो है ना सबसे ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं। प्लस अगर आपके पास कोई प्रोविंशियल नॉमिनेशन है तो उसके तो आपको 600 एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो ये तो आपको डायरेक्टली आपका जो स्कोर है वो बूस्ट कर देता है। अब मैं लास्ट पॉइंट बताने वाली हूँ। लास्ट पॉइंट थोड़ा क्रिटिकल है, वो है जॉब लेटर। तो अगर तो आपके पास कोई जॉब लेटर है तो आपके जो है ना पॉइंट्स ऐड होंगे ऑफ कोर्स, और अगर तो नहीं है तो कोई मसला नहीं है। अगर आपने उसके अलावा अपना स्कोर अच्छा बनाया हुआ है तो आप जो है ना जब कनाडा लैंड करेंगे तो आपको पीआर मिल जाएगी। जॉब लेटर मस्ट नहीं है, इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। लाइक किसी की अगर बेनिफिट ये होता है जॉब लेटर का, अगर तो किसी का इंग्लिश में स्कोर कम आ गया है, या फिर किसी की एज जो है वो 35 प्लस है तो उनको भी स्कोर कम मिलते हैं। तो अगर ऐसे लोग हैं तो अगर उनके पास जॉब लेटर है तो वो 2 मिनट में उनका जो स्कोर है वो बूस्ट हो जाएगा। तो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। तो जॉब लेटर की वजह से ना बाकी जो कमियां हैं ना वो जो है ना इग्नोर कर देते हैं। सिर्फ इग्नोर ही नहीं करते बल्कि वो उन चीज़ों को कम वेटेज देते हैं और जॉब लेटर को ज़्यादा वेटेज मिलता है फिर। तो इस स्टेप के बाद आपको जो है ना उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होता है, जो कि है canada.ca। एक्सप्रेस एंट्री पे जाकर उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होता है। वहाँ पे जाके आपको अपना अकाउंट साइन अप करना होता है। तो जैसे ही अकाउंट साइन अप करेंगे तो फिर उसके बाद आपको अपनी ओरिजिनल जो भी डिटेल्स हैं वो पुट इन करनी होती हैं। और जैसे ही आप उसके बाद आपको जो है ना अपना प्रोफाइल सबमिट कर देते हैं आप, और जैसे ही आप सबमिट करते हैं तो फिर जो है ना वो लोग आपको मेंशन करते हैं आपका CSR स्कोर, जो फिर आपकी जो है मतलब कि प्रोफाइल एलिजिबल हो गई है एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ के लिए। और इसके बाद आपके पास एक ईमेल आ जाती है। उस ईमेल में लिखा था कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप जो है ना PR के लिए सिलेक्ट हो गए हैं, और काइंडली अब जो है ना आप अपना वो डेटा हमें प्रोवाइड करें जो आपने मेंशन किया है अपनी प्रोफाइल में। तो वो सारा हम उन्हें प्रोवाइड करेंगे और फिर वो उन्हें वेरीफाई करेंगे। तो ये जो है ना प्रोसेस होता है PR का। और इसके लिए आई डोंट थिंक सो कि आपको किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत है, या क्योंकि कंसल्टेंट जो आजकल तो 2.5 से 3 लाख वो जो है ना ले रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि आप खुद अपनी प्रोफाइल बनाएं, खुद चेक करें अपना स्कोर, और थोड़ा बस कॉन्फिडेंस चाहिए, थोड़ा सर्च आपको करना होगा, कुछ चीज़ें आपको बस देखनी होगी, सीखनी होगी, और आप खुद ही कर सकते हैं फिर। तो खुद ही अप्लाई कीजिए, खुद ही अपना स्कोर देखिए, और आपकी डिटेल्स आपको पता है, आपकी डिटेल्स आपके पास हैं, तो आपको कंसल्टेंट की ज़रूरत ही क्यों है। आप खुद भी कर सकते हैं ये सारा काम। और कंसल्टेंट आपको कोई वीज़ा नहीं लेकर देता, वो आपको कोई PR नहीं लेके देता, वो सिर्फ सबमिट ही करता है वो डॉक्यूमेंट्स जो आप उसे प्रोवाइड करते हैं, दैट्स ऑल। सो कोशिश कीजिए कि ये काम खुद ही कर सकें आप। अगर फिर भी इनकेस नहीं हो सकता तो फिर आप जो है ना कंसल्टेंट की तरफ जा सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस था। अब मैं आपको थोड़ा अपनी प्रोसेस का भी बता देती हूँ। और हमने भी यही पाथ फॉलो किया था, और लेकिन उसके बाद हमारा जो स्कोर इतना अच्छा नहीं बना। तो हमने क्या किया, हमने डिफरेंट प्रोविंस में अलग अलग जाके अपना जो है ना प्रोफाइल बनाया। प्रोफाइल बनाने के बाद फिर हमारे पास न्यू ब्रंसविक से इनविटेशन आता है प्रोविंशियल नॉमिनेशन का। उसके लिए भी आपको जो है ना 60 डेज़ मिलते हैं डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने के लिए, और फिर वो आपके डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करते हैं। रिव्यू करने के बाद वो अगर आपके डॉक्यूमेंट्स, आपकी सारी डेटा उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से है तो फिर जो है ना वो आपको एक लेटर भेजते हैं, PNP का लेटर होता है वो। तो इस बेसिस पे आपको जो है ना अपना प्रोफाइल अपडेट करना होता है एक्सप्रेस एंट्री पे, जहाँ पे आप मेंशन करते हो कि आपको जो है ना PNP जो है ना मिल गई है, यानी कि प्रोविंशियल नॉमिनेशन आपको मिल गई है। उससे ये होगा कि आपका जो स्कोर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा 600 पॉइंट से।
तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाएगा आपको, अगर तो आप एलिजिबल हो जाते हो उसके लिए। तो फिर अब जो है ना, मैं आपको एक रियलिटी चेक देना चाहूँगी कि आजकल जो CSR स्कोर है वो बहुत ही हाई है। तो जो एशियन लोग हैं, एशियन पीपल्स हैं, वो जो है ना जो कनाडा कभी नहीं आए, जिनका कोई कैनेडियन एक्सपीरियंस नहीं है, जिनकी कोई एजुकेशन नहीं है कनाडा की, जिनका कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है कनाडा में, और ना ही उनके पास PNP है, तो उनके लिए स्कोर को मीट करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो उसके जो है ना 2 या 3 तरीके हैं। एक तो ये वर्क परमिट, अगर आपको वर्क परमिट कहीं से मिल जाता है और लेकिन वो LMI से अप्रूव्ड हो, तो उसके जो है ना आपको 150 to 200 इतने पॉइंट्स आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। तो एक तो ये चीज़ आपके स्कोर को बूस्ट कर देगी। और इसके अलावा मैं ये सजेस्ट करूँगी आपको कि आप जो है ना इनके प्रोविंस है जहाँ पे जो जिन प्रोविंस के जो है ना प्रोग्राम है एक्सप्रेस एंट्री, प्रोविंशियल एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम्स, तो वो जो है ना आप देखें, वहाँ पे अलग अलग जाके देखें, क्योंकि इनके रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती हैं। हर प्रोविंस की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। कुछ प्रोविंस में आपके सामने शो कर दूँ, मेंशन कर देती हूँ, लाइक न्यू ब्रंसविक हो गया जहाँ पे हम आए, और इसके अलावा सेकंड नंबर है नोवा स्कोटिया, और इसके अलावा थर्ड है प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, और इसके अलावा है सस्कैचुअन। सो ये जो प्रोविंस है ना, इनकी अलग अलग रिक्वायरमेंट से यहाँ पे आप जाके अपनी प्रोफाइल अलग अलग जो है ना अपडेट कर दें। हर प्रोविंस पे आप अपनी प्रोफाइल अपडेट करें। इनके अलग प्रोग्राम्स होते हैं, हर प्रोविंस के अपने अपने प्रोग्राम्स होते हैं और अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो सब आप पूरी कर दें। तो जो है ना, इससे आपका स्कोर काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा। तो प्रोविंशियल नॉमिनेशन से आपका जो स्कोर है वो एकदम बूस्ट हो जाएगा। तो ये एक प्रोसेस था जो मैंने आपसे शेयर किया, जिसको हमने भी फॉलो किया है, और इसीलिए आज हम कनाडा में हैं। आप चाहें तो आप भी यहाँ पे आ सकते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा और थोड़ा स्ट्रगल भी होगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री थोड़ा वर्क होता है, यहाँ भागना वहाँ भागना, तो ये सब तो होगा, लेकिन उसके बाद आपको एक अच्छी ज़िंदगी मिल सकती है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मुझे फीडबैक दीजिएगा कि मैं जस्टिस कर सकी हूँ इस वीडियो के साथ या नहीं। तो मुझे फीडबैक दीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।